दर्शकों नमस्कार। आज एक कार्यक्रम एक मुलाकात के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सेक्टर से जिसका आगे वर्तमान और भूत और भविष्य ये तीनों ही चीज़ें अगर माने तो आज की बड़ी महती आवश्यकता है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग जिस बीमारियों की ओर जा रहे हैं उनको सही करने में इस विधा का बहुत बड़ा महत्व माना जा सकता है। तो आज हम आयुर्वेद विभाग चूरू जिला कार्यालय में बैठे हैं और यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तित्व ऐसे जो इस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। और आयुर्वेद में भी एक विधा जो है वो विशेष करके योग आजकल प्रचलन में है और 21 जून के जो योग दिवस के कार्यक्रम के बाद लोगों में इसका रुझान भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा है इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। और इस क्षेत्र में कुछ नया आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। उन्हीं में से जो है एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। इनसे सबसे पहले परिचय लेंगे। सर नमस्कार आपका, और परिचय हम आपका जानना चाहेंगे। वैद्य रामावतार शर्मा, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर। जी, आप बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत हैं और आज चूरू में आए हैं आपसे बात करना। हम लोग चाह रहे थे कि आपसे कुछ नई बातें निकल कर आए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ नई बात आए। एक और परिचय यहाँ पर वैद्य रामावतार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे पूरा परिचय हम इन्हीं से लेंगे। मैं भी वैद्य रामावतार शर्मा हूँ, वैद्य हूँ, बाकी अतिरिक्त चार्ज जिला आयुर्वेद अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी, वाकई में हम बहुत सारी बातें करेंगे। चूरू जिला आयुर्वेद विभाग में क्या नया हुआ है और क्या होना चाहिए था इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से ही पधारे हैं पारिक जी हैं, पूरा परिचय लेंगे। वैद्य शंकर लाल पारिक, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय वैशाली नगर जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पे कार्यरत हूँ। जी, तो अब देखिए हमारे साथ वैद्य हैं और आप आयुर्वेद विभाग से हैं। आज की आवश्यकता आम व्यक्ति को इसलिए भी है कि हमारे घरों में ऐसी औषधियां हैं जिनका उपयोग हम नहीं ले रहे हैं और उसकी वजह से हमें केमिकल वाली दवाइयों की ओर जाना पड़ता है और हम और ज़्यादा आगे से आगे कुछ न कुछ नई बीमारियां भी उनके साथ लेते जाते हैं। तो ये विषय हम बाद में छेड़ेंगे, अभी विषय छेड़ते हैं। वैसे अब अभी पूरे राजस्थान में योग का जो है कुछ नवाचार होने जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? और इसी दृश्य में आप चूरू भी आए हैं तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व के अनेक देशों ने इसे स्वीकार किया। यह अपने लिए अपने आप में गौरव की बात है और इससे यह भी सिद्ध हो गया कि भाई जो भारतीय संस्कृति है, योग यहाँ की जो एक पुरानी स्वस्थ रहने की पद्धति है, उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया, अंगीकार किया। और उसके पश्चात जो राजस्थान में भी एक योग के प्रति लोगों में जन जागृति, आकर्षण दिखाई दिया, उसका और उसके पीछे जो मुख्य कारण है, हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आयुर्वेद मंत्री महोदय जो हैं, उनकी भी बहुत प्रबल इच्छा है और उनका ये चिंतन जो है कि भाई इतने संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके बावजूद नई नई बीमारियां आ जाती है, कई बार स्थितियां जो है भयावह हो जाती है। तो अंततोगत्वा और जो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो रोगी जब बीमार हो गया व्यक्ति, उसके पश्चात उसकी चिकित्सा तो वर्षों से चली रही है, वही एलोपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियां कर रही है, पर जो मुख्य प्रयोजन है उस पर वास्तव में अब पूरी तरह से और ध्यान आकृष्ट हो चुका है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए जिससे वह बीमार ही नहीं पड़े। तो इस दृष्टि से हमारे लोकप्रिय माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जो हैं, वह भी बहुत ही चिंतन करते हैं और उनका जो सकारात्मक चिंतन, उनकी जो सहानुभूति और उनकी जो प्रबल इच्छा शक्ति है, उसके कारण इसमें आगामी जो संभावनाएं बन रही है वो बहुत ही प्रसन्नतादायक और जो है सुखद अनुभूति कराने वाली होंगी, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान है
और वो चाहते हैं कि इस दृष्टि से कुछ परिवर्तन हो, लोग लाभान्वित हों, जिससे कि ये भयावह स्थिति जो है बीमारियों की, कष्ट साध्य या साध्य बीमारियां, वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा काफ़ी हद तक और ठीक हो सकती है। तो सर इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे कि जो जिला स्तर पर योग भवन और योग केंद्र बनाए जा रहे हैं वो किस प्रकार बनाए जाएंगे और उसमें कौन व्यक्ति जो हैं उसमें लाभान्वित होंगे? देखिए, इस दृष्टि से जो 10 जिला केंद्रों पर एक 37 लाख रुपए के बजट सबको प्रदान किए गए, तो अधिकांश जिलों में ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जैसे आज यहाँ चूरू में ही देखने को मिला तो अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यहाँ के जो जिला आयुर्वेद अधिकारी जी हैं उनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में, उनकी इच्छा शक्ति से, और कितना यहाँ का जो है जो कुछ मापदंड थे उनसे भी हटके ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है स्वयं की सूझबूझ से, वो यहाँ प्रत्यक्ष में देखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्रियान्विति जो है बाकी अन्य जिलों में भी होगी तो निश्चित रूप से जनता में भी अच्छा संदेश जाएगा और काफ़ी लोग उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिली आज, प्रातः जो योग की कक्षाएं लग रही है उसमें भी 80 लोगों की एक दैनिक जो औसत उपस्थिति है, उसके कई फोटोग्राफ भी देखने को मिले प्रत्यक्ष में। तो वह भी अपने आप में ये दर्शाता है कि यहाँ पर उस दृष्टि से सार्थक और निरंतर जो है चेतनता लोगों को प्रदान करने वाले प्रयास हो रहे हैं और उसी के कारण इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वाकई में वैसे एक बात आपने बड़ी यहाँ पर अच्छी कही है कि जो हमारे क्षेत्र में योग साधक हैं वो वाकई में जागरूक योग साधक हैं और मंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो भी जब भी यहाँ चूरू होते हैं तो योग कक्षाओं में ज़रूर जाते हैं, जिससे एक मोटिवेशन जो है वो लोगों में बनता है और वो जब भी कोई बीमार होता है तो उससे ज़रूर कहते हैं कि योग कक्षा में ज़रूर जाया करो। तो ये बड़ा प्रभाव है। और रही बात जिला आयुर्वेद अधिकारी हमारे साथ हैं इनकी, तो यहाँ इस कार्यालय में भी हमने विजिट किया और यहाँ पर देखा कि योग भवन जो बना है उसमें जो बजट आया था वो छोटा सा बजट आया, उसके अतिरिक्त जो है इतने कार्य हुए हैं जो एक आम आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना नहीं कर पाता है। हमारे साथ आयुर्वेद अधिकारी जी हैं, बात करते हैं। जिला योग भवन यहाँ बना है और उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी जो है वो भविष्य में रखा जा रहा है। तो क्या उसमें और अन्य व्यवस्थाएं होंगी, लोग कैसे लाभान्वित होंगे, क्या उसमें इसके साथ साथ पंचकर्मा या क्या और विधाएं भी इसमें लागू की जाएंगी? योग की भवन के लिए अभी मंत्री जी ने समय दे दिया है, संभवतः 4 दिसंबर को योग की भवन का लोकार्पण हो जाएगा। जहाँ तक बात है योग की कक्षाओं से लाभ लेने का है, तो हमारे यहाँ हम प्रयास करेंगे। कई हमारे चूरू नगर में बहुत से योग में काम करने वाले कुछ प्रमुख लोग हैं जो हमारे राजस्थान स्तर पर समिति में भी हैं, उन लोगों का भी सहयोग लेकर के हम प्रारंभिक स्तर पर ऐसा विचार कर रहे हैं कि पंचकर्म से, जैसे अभी प्रारंभिक स्तर पर कटिशूल के, जानुशूल के, कटिग्रह के रोगी अवस्थाजन्य भी होते हैं और वैसे भी कटिग्रह के रोगी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम प्रारंभिक स्तर पर ऐसा प्रयास करेंगे कि पंचकर्म और योग, हमारे यहाँ पंचकर्म के भी बहुत अच्छे चिकित्सक आ गए हैं, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है और पंचकर्म का भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो इन दोनों के समन्वय से पंचकर्म करवा करके और फिर योग की कक्षाएं प्रारंभ करवाएंगे। इस योग भवन को उद्घाटन कार्यक्रम रखा है, उसके बाद से हम नियमित रूप से इस भवन का उपयोग करते हुए और यहाँ प्रारंभ करेंगे। मेरा ये मानना है कि यद्यपि पतंजलि के द्वारा भी और हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी योग के अच्छे जानकार लोगों के द्वारा बहुत अच्छा योग का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें मंत्री जी के सहयोग के बगैर तो देखिए संभव ही नहीं था और मंत्री जी का जो सहयोग है उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मुख्य विषय हमारा यहाँ का जो चूरू का रहेगा
वो ये रहेगा कि पंचकर्म और योग दोनों को मिला करके रुग्ण हो, रोगी हो, अथवा वृद्ध हो, बाल हो, जवान हो, जिनकी भी इस प्रकार की व्याधि है, अस्थि से संबंधित, ग्रह से संबंधित, ग्रह कहते हैं जकड़न को, जकड़न से संबंधित इस प्रकार की कोई व्याधि है, तो उसमें हम योग और पंचकर्म के द्वारा उस रोगी को या स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए और रोगी को रोग मुक्त करने के लिए योग का और पंचकर्म का समन्वित प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमको और अच्छा लाभ मिलेगा। वाकई में इसमें दो बातें जो यहाँ पर सर ने बताई है कि उसमें एक पंचकर्म और एक योग, ये दोनों चीज़ हैं आज की बड़ी महती आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं से ठीक हो जाती हैं। तो आयुर्वेद विभाग में इस प्रकार के एक भवन तैयार हो रहा है और उसका उद्घाटन कुछ समय में किया जाएगा। आप सभी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो राजकीय रहेंगी, सरकार की तरफ से रहेंगी। तो सरकार की तरफ से हमारे साथ जो राजस्थान के रजिस्ट्रार महोदय हैं, हम वैद्य जी से बात करते हैं। सर, अभी जो है वर्तमान में कुछ नीतियां बनी हैं आयुर्वेद को लेकर तो है ही हैं, इसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए भी कुछ नीतियां बनी हैं, कुछ चिकित्सालय बनने हैं, उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को जोड़ना है। तो इसका क्या आगे निर्देश रहेगा, किस प्रकार इसमें क्रियाविधियां रहेंगी? कि इसमें योग एवं प्राकृतिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी जो है, राज्य सरकार ने भी अभी और गत विधानसभा सत्र में उनके रजिस्ट्रेशन हो सके, BNYS जो उन्होंने पाठ्यक्रम है, और अनुभव के आधार पर 15 वर्ष से अधिक का जिनका अनुभव है या फिर 1 वर्षीय डिप्लोमा या उससे अधिक वाले जो हैं, उनको यथा उनकी योग्यता के अनुसार सूचीबद्ध या उनका पंजीयन हो सके, इस दृष्टि से जो है विधानसभा में और पारित भी हो गया है उसका। अभी जो 3-4 दिन पहले भी माननीय मंत्री महोदय ने और इसमें अपना पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए इस प्रकार के निर्देश प्रदान किए हैं कि भाई इसमें विलंब नहीं हो और जल्दी से जल्दी इस प्रकार का सर्वे होके, और राजस्थान में जितनी भी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं जो विभिन्न सहकारी समितियों से रजिस्टर्ड हैं, ऐसा उनका एक सर्वे होकर उनके सबके नाम आ जावें और फिर उनको सबको सूचीबद्ध करके उनका सबका पंजीयन करके, और वहाँ से जो निकले हुए विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनका नियमानुसार जो है सूचीबद्ध या पंजीयन हो जाए, तो उनको योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से जनता की सेवा करने का एक चिकित्साधिकार प्रमाण पत्र वहाँ से मिल जाएगा, जिससे वो बिना किसी व्यवधान के ये सेवाएं अपनी प्रदान कर सकेंगे। तो इस दिशा में जो है बहुत ही सार्थक प्रयास शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही उनके परिणाम आएंगे। जी, वाकई में ये एक जो बात कही है, ये बात भले ही छोटी सी कही है यहाँ पर, लेकिन इस बात के पीछे बहुत गहरा प्रभाव है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक कोई ऐसा बोर्ड नहीं था जिसमें रजिस्टर्ड हो कोई जो व्यक्ति हैं जो 20 साल से 30 साल से कार्य कर रहे हैं, 50 साल से कार्य कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं थे। उनको रजिस्टर्ड करने के लिए माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया जा रहा है और उस निर्णय के माध्यम से हमारे राजस्थान में भी अब योग और प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे और विधिवत रूप से राज्य सरकार की अनुमति से इस प्रकार का इलाज कर पाएंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और इसी विषय को यहाँ पर लेने के लिए मैं रजिस्ट्रार महोदय से बात करना चाह रहा था और ये बात आप लोगों के बीच में जाए और आप ये मान के चलिए कि ये जो बात है ये आपको चूरू में पहली बार आपको ये बात सुनने को मिलेगी, क्यों अभी तक राजस्थान में इस चीज़ का खुलासा किसी के सामने नहीं हो पाया है। लेकिन मंत्री महोदय का क्षेत्र है तो ऐसी बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए कि मंत्री महोदय हमारे लिए राजस्थान स्तर पर क्या क्या कर रहे हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ये हमारे जहन में है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर जो चीज़ें पैदा होती हैं उन्हीं में ही औषधि है, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का रूप होता है। हमारे साथ वैद्य जी हैं, पारिक जी, इनसे बात करते हैं। क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? आज पूरे विश्व की दृष्टि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ है। ऐसी स्थिति में आज वैज्ञानिकों का सोच ये हो रहा है कि 2020 के बाद में एलोपैथी मेडिसिन काम करना बंद कर देगी। उस समय
ये विकल्प क्या होगा, और हर पूरा विश्व इस प्राकृतिक और योग की तरफ देख रहा है कि कैसे ये एक निरापद चिकित्सा पद्धति है और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान सरकार इसमें बहुत अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रही है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, और इसके रिजल्ट, इसके परिणाम भी आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। जी, वाकई में सर, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए क्या कोई विशेष ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र या फिर कोई इस तरीके की कोई विधा को बढ़ाने का कोई ऐसी कोई योजना है सरकार की? अभी 4 दिन पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय ने जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में और 1 वर्षीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के डिप्लोमा का पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश प्रदान किए हैं। और उससे पूर्व जो है वहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से BNYS का जो 5.5 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो चल रहा है। लगभग 2 वर्ष पश्चात जो है उसका प्रथम बैच आ जाएगा। तो अभी तक तो जो है 5-5.5 वर्षीय जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वही आगे जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते थे, लेकिन अभी शायद शुरुआती स्तर में आपने कहा 15 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है और 1 साल का कोई डिप्लोमा है तो वो ज़रूर इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाँ, इस दृष्टि से राजस्थान में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, उनका एकत्रीकरण का सारा प्रयास चल रहा है और वो सब संस्थाएं जो है वो जो सहकारी समितियां हैं उनके अनुसार जो है रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसी सारी संस्थाओं की जानकारी आने के पश्चात अपने पास में एक पूरा डाटा जो है वो लगभग सामने आ जाएगा। तो अपने को अपनी इस क्षेत्र में कितनी अपने पास में और मैन पावर है उसका ठीक से जानकारी में आकलन हो जाएगा। और ये हमारी शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद में आगे से आगे फिर ये विधा जो है ये बढ़ेगी, ये हम विश्वास रखते हैं। अब बात करना चाहेंगे जिन्होंने खुले क्षेत्रों में कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे NDDY, एक ये मुद्दा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, NDDY, DNYS, ऐसे कुछ डिप्लोमा है जिनकी कोई आधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन क्या इनको भी कहीं कोई जगह जो है इस रजिस्ट्रेशन में आगे दी जाएगी? देखिए, इसमें जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार जो है माननीय मंत्री महोदय के निर्देश से ही प्रत्येक जिलों के जो जिला आयुर्वेद अधिकारी हैं वो SDM और एक अन्य वहाँ से जो भी वरिष्ठतम चिकित्सक है उन 3 लोगों की जो कमेटी बनेगी वो उस जिले में कितनी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रही हैं और मान्यता प्राप्त हैं उनके नाम अग्रेषित करेंगी वो। उसके पश्चात वो जो संस्थाएं हैं वो इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगी। और इसमें इतना ही है कि भाई जो नियमानुसार प्रैक्टिकल भी करवा रही है, थ्योरी के भी वहाँ जो है पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तो ध्यान यही रखने का है कि केवल मात्र जो है ना औपचारिकता पूर्ण करने वाली कोई संस्था नहीं हो कि वो केवल जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा दे देती है और करवाती कुछ नहीं हो। तो यही है, बाकी लगभग 1 महीने में जो है इसका सारा परिदृश्य अपने सामने आ जाएगा। जी, वाकई में 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होंगी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी कमर जो है वो कस ली है और ये कमर जो है ये कसी हुई हमारे समाज तक इसका प्रभाव भी जो है कुछ समय में हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ जिला आयुर्वेद अधिकारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। चूरू के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद को, और उसमें क्या नवाचार आप अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं? जब मंत्री जी ने मुझे यहाँ लगाया था उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे मंत्री जी ने बात करने के लिए बुलाया और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो योग वाली क्लासें कब शुरू कर रहे हैं। और मैं जब भी मिलता हूँ तो वो यही पूछते हैं, रामोदर जी वो योग वाली क्लासें कब शुरू कर रहे हैं। तो जिस क्षेत्र के विधायक और मंत्री इस काम में इतने प्रयत्नशील हों तो उसमें नवाचार की कोई सीमा नहीं रहने वाली है। हम प्रयत्नशील हैं, हमसे जितना बन पड़ेगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शीघ्र ही ये जब 5 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद में आप फिर एक दिन इंटरव्यू लेने आइए
और लाभ लेने वालों लोगों का इंटरव्यू लीजिए, हमारा नहीं। जी, वाकई में लाभ लेने वाले लोगों का ही इंटरव्यू अब आगे हम जरूर लेंगे, लेकिन ये एक शुरुआत आप लोगों तक ये सूचना पहुंचानी थी कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम रजिस्ट्रार महोदय से कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहें, चाहे युवाओं को रोजगार के प्रति हो या साधक को एक बीमारियों के प्रति, क्या संदेश आप देना चाहें? देखिए मनोज जी, आजकल जो उपेक्षा हो रही है वो व्यक्ति की जो दिनचर्या है और उसका जो आहार विहार है, सारी समस्याओं का कारण वह बन रहा है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो इस भागम भाग के युग में और अपने स्वयं के शरीर की उपेक्षा करता है। देर रात तक जागना, फिर सुबह हो जाए उसके पश्चात देर तक उठना, और शारीरिक व्यायाम का बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारे यहाँ जैसे एक अभ्यंग का उल्लेख है मालिश का, उसके लिए कहा गया है कि घृतात 8 गुणम तैलम मर्दने न तु भोजने, यानी घी से 8 गुना ज़्यादा लाभदायक तेल है, पर वह खाने के रूप में नहीं, मर्दन यानी मालिश के रूप में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और शारीरिक सौष्ठव भी बढ़ता है। इन छोटी छोटी बातों की ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं है और वो इसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे दैनिक दिनचर्या में जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कहा है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन, यानी कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और खाली पेट जो है यदि तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पिए व्यक्ति, तो उससे क्या है कि उसका पेट भी साफ रहेगा और आँखों की ज्योति भी बढ़ेगी, तांबा विषग्न भी होता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, व्यक्ति जैसे कई ऐसे गुटके उठके, ये कई लोगों के इसका शौक हो जाता है। पहले एक बार जो है सेवा भारती अपनी संस्था उन्होंने एक अभियान चलाया, उसमें मुझे लगभग 40-45 सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में जाने का अवसर मिला स्वास्थ्य प्रबोधन पर। तो उसमें कई लड़कों ने अपने जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत और इस तरह की उनको जब बताई गई चीज़ें कि भाई आप आंवला रख सकते हैं चूसने के लिए, हरड़ रख सकते हैं, तो आपकी ये जो गलत शौक लग गया है गुटकों का, ये छूट जाएगा, उससे आपको लाभ होगा। और उनको उसकी जानकारी दी गई कि भाई हरड़ का कितना महत्व है। तो हमारे यहाँ कहा है कि हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी, अर्थात हरितकी जो है वो मनुष्यों के लिए माता के समान हितकारी है। यहाँ तक कि माता भी जो है कभी कभी मान लो गुस्से में आ जाए तो पुत्र पर कुपित होके और उसको दूध पिलाने में विलम्ब कर सकती है, पीठ पर जो है प्यार से मार भी सकती है, पर नोदरस्ता हरितकी यानी पेट में सेवन की गई जो हरड़ है वो कभी भी कुपित नहीं होती, कभी भी गुस्सा नहीं करती, अर्थात उसके फायदे ही फायदे हैं। मतलब तो ये जो आंवला जो परम रसायन है, जो सौभाग्य से हमारे देश में सितंबर के महीने से तो ताज़ा शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक रहता है, तो व्यक्ति यदि प्रतिदिन 2-3 आंवले का भी सेवन करता है तो निश्चित रूप से जो है उसको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा और वह वयस्थापन का काम करता है। वयस्थापन का मतलब वह जल्दी से वृद्धावस्था को आने नहीं देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उसकी जो मौसमी बीमारियां समय समय पर आक्रमण करती रहती है तो वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर फटकती नहीं है जो अपनी दिनचर्या को सही रखता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, रोज़ मालिश करता है, आंवले का अरहर का रोज़ सेवन करता है। ऐसे व्यक्ति के कैसी भी जो है भयंकर मौसमी बीमारियां हो वो उनकी चपेट में आता नहीं है। इसी प्रकार से जैसे नशे का विधान है हमारे कि सुबह उठते ही जो है सरसों का शुद्ध तेल रखा जाए, उसमें छोटी अंगुली डुबो के और दोनों नाकों में ठीक से उसको चुपड़ लिया जाए, खींच लिया जाए, तो वो नशे कहलाता है। और उससे जो है एलर्जिक जुकाम है, असमय बालों का जो है वो सफ़ेद होना है, उसमें नशे का भी योगदान रहता है और आंवले का भी बहुत योगदान रहता है। तो इस प्रकार की कई जो है चीज़ें हैं, बस देखना यह है कि व्यक्ति जो है उसकी जो प्रकृति है उसके अनुरूप उसका आहार विहार जो है वो जहाँ भी हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं जिनके निकट जो भी चिकित्सालय औषधालय है वहाँ वो और विस्तार से परामर्श ले सकते हैं इस बारे में कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए और मुझे कौन सी चीज़ किस समय खानी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्दी का मौसम आ गया तो लोग बाग क्या करते हैं कि जो है देसी घी में लड्डू बना देते हैं ताकत के लिए, बच्चों के लिए।
फिर वो देखते हैं कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय जो है उसकी जो प्रकृति है, उसके आमदोष है, उसका पाचन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पहले से ही कफ प्रकोपित है तो ये सारे परामर्श जो हैं उनको हमारे संबंधित जो चिकित्सक हैं उनसे लेना चाहिए और फिर उसके अनुरूप उसके निर्धारण करके और फिर उसके लिए ऐसी पौष्टिक चीज़ों का सेवन कराना चाहिए, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही जैसे 1-2 गिलास दिन में जो है गर्म पानी जरूर प्रत्येक व्यक्ति को सेवन कर लेना चाहिए, काफ़ी सुरक्षा उससे भी हो जाती है अपनी। तो इस प्रकार से कई ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति यदि ध्यान रखे और दैनिक जीवन में उसकी पालना करे तो वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है और औरों को भी स्वस्थ रह सकता है, बाकी लोगों को भी प्रेरित करके। तो ये छोटी मोटी जानकारियां हैं। वाकई में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताई और इसी अनुभव का लाभ हम लेना चाह रहे थे। तो आपने इतना शानदार, इतना विषय, बड़ा विषय हमारे सामने रखा और अब इनको अगर जीवन में हम अपनाते हैं, जैसे गुटके वाली बात आपने कही, तो हरड़ और आंवला ये मुंह में रख सकते हैं जिससे गुटका छूट सकता है। आप अपने शरीर को भी मजबूत करेंगे और एक ऐसे दोष से भी मुक्त हो जाएंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत घातक है और आगामी बहुत सारी बीमारियों को लाने के लिए सहायक भी होता है। तो ये सारी बातें आज हमारी इस मुलाकात में हुई है और आज की मुलाकात में हमारे साथ जिला आयुर्वेद अधिकारी वैद्य रामोतार जी शर्मा हमारे साथ थे और राजस्थान के इंडियन मेडिसिन बोर्ड जो है उनके रजिस्ट्रार जो है मिश्री है, लौंग जो है उसके ऊपर की जो मुंडी हटा के वो है, काली मिर्च है, मुलेठी है, हरड़ है, आंवला है, इनके जो है चूसता रहे व्यक्ति तो वो आदत उसकी छूट सकती है, इससे शरीर को लाभ होगा उसको। जी, तो देखिए गुटखा छोड़ने का ये उपाय बीच में और 2-3 चीज़ें जोड़ी हैं वो भी हम ले सकते हैं। लौंग के ऊपर का फूल जो है उसको हटा के उसको मुंह में रख सकते हैं, जो मिश्री है वो मुंह में रख सकते हैं। तो आपने बहुत शानदार बात बताई है। रजिस्ट्रार महोदय हमारे साथ आज थे, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि चूरू में आप हमें उपलब्ध हुए। पारिक जी हमारे साथ, वैद्य जी यहाँ पर पधारे हैं। तो ये पूरा जो विषय है ये हमने आप लोगों के लिए लिया और बहुत सारी अच्छी बातें हम आशा करते हैं आपको भी मिली होगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। नमस्कार।